सो वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीओसी के बफ। तो आज आपको मैं बफ्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि लोगों को बफ्स में काफ़ी दिक्कत होती है, बफ्स या नोड्स में, जो कि हमें वॉर में देखने को मिलते हैं। इसमें लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पहला बफ हमें यहाँ देखने को मिलता है वो है अ गुड डिफेंस। अ गुड डिफेंस, तो इसमें क्या होता है कि ये जो गुड डिफेंस होता है, इसमें जो अटैकर है, यानी कि आप, तो पहले जान लेते हैं अटैकर डिफेंडर क्या होता है। अटैकर मतलब कि आप, और डिफेंडर जो कि वॉर में प्लेस किए जाते हैं, डिफेंडर जिनसे आप लड़ते हो, जो आपके ओपोनेंट होते हैं। तो इसमें जो अटैकर हो वो आप हो। तो अटैकर यानी कि आप, अगर आप पैरी करते हो या फिर इसमें डेक्सटेरिटी करते हो, तो जब आप पैरी करते हो तो आपको रैंडमली वीकनेस, आर्मर ब्रेक, सप्रेशन या डिसओरिएंट में से कोई भी एक जो डीबफ है वो डिफेंडर पे लग जाता है या प्लेस हो जाता है 13 सेकंड के लिए, जब आप पैरी करते हो। और अगर आप डेक्सटेरिटी करते हो डिफेंडर के अटैक को, तो कोई भी रैंडमली फ्यूरी, आर्मर अप, पावर गेन या प्रिसीजन में से कोई भी एक बफ आपको मिल जाता है 13 सेकंड के लिए, ये आप पे लग जाता है। तो ये गुड डिफेंस नोड पर होता है। अगर गुड डिफेंस नोड है वहाँ पर तो ऐसा होगा। अगला जो नोड है वो है एकेडमिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको देखने को मिलेगा। एकेडमिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता है कि जो साइंस अटैकर्स होते हैं, यानी कि अगर आप साइंस क्लास के चैम्पियंस को लेके जा रहे हो, तो वो जो डिफेंडर के पॉइजन इफेक्ट्स को हैं वो 85% से रिड्यूस कर देते हैं। मतलब पॉइजन का जो डैमेज है वो 85% से रिड्यूस हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप साइंस क्लास का कोई चैम्पियन लेके जा रहे हैं, मान लीजिए आप लेकर जा रहे हैं कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर, जो कि एक साइंस क्लास का चैम्पियन है, और आप लड़ रहे हैं इमॉर्टल अबॉमिनेशन से, जो कि काफ़ी सारे पॉइजन आप पे अप्लाई करता है, और 10 पॉइजन्स के बाद वो एसिड 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिड 1 का तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन आप जो पॉइजन वो आपके ऊपर अप्लाई करेगा, उनका जो डैमेज है वो 85% से घट जाएगा। और साथ ही साथ जब आप उसके अटैक को डॉज करेंगे या फिर पैरी करेंगे, मतलब डेक्सटेरिटी करेंगे या फिर पैरी करेंगे, तो जो आपका जो पॉइज़न आपके ऊपर लगा हुआ है, पॉइज़न डीबफ, वो भी प्योरीफाई हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। डिपेंड उस पर नहीं करता है, अगर वो पैसिव पॉइज़न भी है तब भी वो प्योरीफाई हो जाएगा। तो ये एकेडमिक कॉन्स्टिट्यूशन नोड पे होता है। अगला नोड है वो है अडेप्टिव। इसमें क्या होता है कि जो डिफेंडर होता है वो साइकिल करता है, मतलब कि वो फिज़िकल रेजिस्टेंस और एनर्जी रेजिस्टेंस के बीच में स्विच करता रहता है पूरी फाइट में। तो ये टाइम कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए आप नोड पे गए जहाँ पे अडेप्टिव है, तो उसमें क्या होगा कि डिफेंडर है वो, मान लीजिए उसने शुरू करी फाइट फिज़िकल रेजिस्टेंस के साथ, और मान लीजिए टाइम दिया है कि हर 8 सेकंड में वो जो है स्विच करता रहेगा। तो अब वो हर 8 सेकंड बाद फिजिकल रेजिस्टेंस से एनर्जी रेजिस्टेंस, एनर्जी रेजिस्टेंस से फिजिकल रेजिस्टेंस, फिजिकल रेजिस्टेंस से फिर एनर्जी रेजिस्टेंस, ऐसा करता रहेगा। अब फिजिकल रेजिस्टेंस और एनर्जी रेजिस्टेंस क्या होता है? फिजिकल रेजिस्टेंस जब उसके ऊपर एक्टिव होगा, तो इसमें क्या होता है कि फिजिकल डैमेज जो आप कुछ दोगे उसको, वो फिजिकल डैमेज जो है वो बहुत कम लेगा, या फिर फिजिकल डैमेज बहुत घट जाएगा। तो अगर आप कोई फिजिकल अटैक करोगे, यानी कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल हिट्स भी, ज़्यादातर चैम्पियंस की नॉर्मल हिट्स फिजिकल अटैक्स ही होती हैं। तो नॉर्मल हिट्स का जो डैमेज है, अगर पहले 500 का हो रहा था जब उसके ऊपर फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं लगा था, तो अब वो घट जाएगा, 250 का ही होगा, या 250 या 275 का ही हो रहा है, या 300 का ही हो रहा है, ऐसा होगा। और जब वो एनर्जी रेजिस्टेंस में होगा तो आपके एनर्जी अटैक्स जो होंगे उनका डैमेज घट जाएगा। तो ये होता है अडेप्टिव में। अगला जो है वो है एडवांस्ड फोर्स फील्ड। ये बेसिकली गार्जियन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि अगर गार्जियन पे आप कोई डीबफ लगाते हो, गार्जियन को अगर कोई डीबफ से आप इफ़ेक्ट करते हो, तो उसके जो फोर्स फील्ड चार्ज, जो फोर्स फील्ड अगर गार्जियन किसी के पास है तो उसे पता होगा कि उसका सारा डैमेज या ज़्यादातर एबिलिटीज़ जो हैं उसकी डिपेंड करती हैं फोर्स फील्ड चार्जेस पे। उसको फोर्स फील्ड चार्जेस मिलते हैं जो उसका डैमेज बढ़ाते जाते हैं, और साथ ही साथ एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी डैमेज भी देते हैं, जिसकी वजह से गार्जियन एक बहुत ही हैवी अटैकर या फिर बहुत ही ज़्यादा डैमेज करने वाला चैम्पियन कह सकते हैं आप। तो अगर आप गार्जियन को डीबफ से अफेक्ट करते हो, गार्जियन के ऊपर आप कोई डीबफ लगाते हो, तो उसके जो फोर्स फील्ड चार्ज गेन करने का जो टाइम है, मान लीजिए वो नॉर्मली शायद 12 सेकंड में एक चार्ज गेन करता है,
तो अगर आपने डीबफ लगाया और ये नोड है एडवांस्ड फोर्स फील्ड, तो वहाँ पे ये होगा कि उसका जो टाइम है वो घटकर अब 6 सेकंड ही हो जाएगा, यानी कि अब वो 6 सेकंड में ही फोर्स फील्ड चार्ज जो है गेन करेगा। तो ये था एडवांस्ड फोर्स फील्ड। और अगला है वो है एजिस हैवी 1, ये अगला नोड। इसमें क्या होता है कि डिफेंडर जो है वो 2 इंडिस्ट्रक्टेबल चार्जेस के साथ फाइट शुरू करता है। इंडिस्ट्रक्टेबल चार्जेस क्या होते हैं? इंडिस्ट्रक्टेबल चार्जेस में होता है कि अगर आप डिफेंडर को हिट करते हो तो वो एक चार्ज को कंज्यूम करके एक इंडिस्ट्रक्टेबल बफ जो है अपने ऊपर एक्टिवेट कर लेता है, जो कि कुछ टाइम के लिए रहता है, कुछ सेकंड्स के लिए रहता है। तो उस जब वो बफ एक्टिव है तब आप उसको कितना भी मारोगे उसकी हेल्थ नहीं जाएगी, या फिर आप 0-0 डैमेज ही दोगे उसको, क्योंकि वो इंडिस्ट्रक्टेबल बफ उसके ऊपर एक्टिव है। तो अगर आप तो वो 2 इंडिस्ट्रक्टेबल चार्जेस के साथ शुरू करता है। तो इसको हटाने का भी उन्होंने दिया हुआ है। उसको हटाने के लिए आपको हैवी अटैक मारना होता है अपने डिफेंडर को। एक हैवी अटैक से एक इंडिस्ट्रक्टेबल चार्ज रिमूव हो जाता है। तो अगर वो 2 इंडिस्ट्रक्टेबल चार्जेस के साथ लड़ाई शुरू कर रहा है तो आपको 2 हैवी अटैक मारने होंगे उसके दोनों चार्ज हटाने के लिए। और एक बार दोनों चार्ज हट जाते हैं फिर आप उसको आराम से मारिए और अपना आप नॉर्मल खेल सकते हैं, क्योंकि फिर आप उसको डैमेज दे पाएंगे। अगला जो है वो इसी कैटेगरी में वो है एजिस हैवी 2। इसमें क्या होता है, डिफेंडर जो है वो 4 इंडिस्ट्रक्टेबल चार्जेस के साथ मैच को शुरू करता है। इसमें भी वही चीज़ है, आपको हैवी अटैक मार के उसके चार्जेस पहले हटाने होंगे, फिर आप नॉर्मल अपनी फ़ाइट शुरू कर सकते हैं। तो अगला है एजिस इंटरसेप्ट 1। ये नोड मतलब दिक्कत करता है जिनको अगर इंटरसेप्ट करना नहीं आता या फिर इंटरसेप्टिंग में दिक्कत होती है तो उनके लिए नोड काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। इसमें क्या होता है कि डिफेंडर एक इंडिस्ट्रक्टेबल चार्ज से फाइट को शुरू करता है। एक इंडिस्ट्रक्टेबल चार्ज ही होता है, लेकिन उसको आपको हटाने के लिए आपको डिफेंडर के अटैक को इंटरसेप्ट करना पड़ता है। इंटरसेप्ट मतलब कि मान लीजिए जब अटैकर आपके ऊपर आपकी तरफ डैश करके आपको मीडियम से हिट करने वाला हो, वो हिट कर पाए उससे पहले आपको उल्टा उसको हिट करना होगा, जिसे इंटरसेप्टिंग कहते हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो वो उसका जो इंडिस्ट्रक्टेबल चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा और फिर आप नॉर्मली फाइट लड़ पाओगे। अगला जो है वो इसी कैटेगरी में एजिस इंटरसेप्ट 3। इसमें 3 इंडिस्ट्रक्टेबल चार्जेस के साथ वो शुरू करता है, यानी कि आपको 3 बार इंटरसेप्ट करना पड़ेगा उसके तीनों चार्जेस को रिमूव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला नोड है वो है क्रूएल्टी, अग्रेशन क्रूएल्टी। इसमें क्या होता है, हर 2 सेकंड डिफेंडर के ऊपर एक टाइमर चलता रहता है 2 सेकंड का। तो हर 2 सेकंड पे वो एक क्रूएल्टी, पैसिव क्रूएल्टी बफ उसको जो है मिलता है। अब क्रूएल्टी बफ क्या होता है? क्रूएल्टी बफ दरअसल क्या होता है, उसमें क्रूएल्टी बफ जब आपके ऊपर एक्टिव होता है तो आपकी जो क्रिटिकल डैमेज है वो बढ़ जाता है। कुछ पर्टिकुलर परसेंट से आपका क्रिटिकल डैमेज जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिटिकल डैमेज इंक्रीजिंग क्रिटिकल डैमेज बाय 150% पर स्टैक। तो हर 2 सेकंड पे उसे एक क्रूएल्टी बफ मिलता जाएगा। एक क्रूएल्टी बफ पे उसका क्रिटिकल डैमेज 150% बढ़ जाएगा, 2 पे 300% बढ़ जाएगा और इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो अगर आप इसे रोकना है, क्योंकि ये बहुत दिक्कत कर सकता है, अगर उसका क्रिटिकल डैमेज बढ़ता चला जाएगा तो अब वो नॉर्मल हिट में मान लीजिए अगर उसके ऊपर क्रूएल्टी बफ नहीं एक्टिव था तब अगर वो 500 का डैमेज दे रहा था नॉर्मल क्रिटिकल हिट्स में, तो अब वो मान लीजिए 550 का डैमेज देगा। फिर इसी तरह उसका डैमेज बढ़ता जाएगा हर क्रिटिकल हिट पे, अगर उसे क्रूएल्टी बफ मिलते चले गए। तो इसे आप तो नहीं चाहेंगे कि उसका क्रूएल्टी बफ मिलता जाए, इसलिए उसे जो है आपको मारते रहना होगा, क्योंकि जब जब आप उसे मारेंगे तब तक उसका जो टाइमर है 2 सेकंड का वो बार बार रीसेट होता रहेगा। और साथ ही साथ एक क्रूएल्टी का जो स्टैक है उसके पास वो भी रिमूव होता रहेगा। तो इसलिए आप उसे मारते रहिए, नॉर्मल फाइट करते रहिए, पैरी, डिफेंस एंड ब्लॉक करके फिर मारिए, तो उसका जो टाइमर है वो रीसेट होता रहेगा और साथ ही साथ वो क्रूएल्टी पैसिव जो उसको बफ मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा या रिमूव कर देंगे आप बार बार। अगला जो है वो इसी कैटेगरी में है, वो है एग्रेशन रीजनरेशन। अब इसमें रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन आप जानते ही हैं, रीजनरेशन बफ में आपकी हेल्थ जो है वो रीजनरेट होती है या फिर आपको हेल्थ जो है वापस से मिलती है जो आप गवा चुके हो फाइट में। तो इसमें क्या होता है, हर 2 सेकंड का टाइमर फिर चल रहा होगा ओपोनेंट पे, यानी कि डिफेंडर पे, और हर 2 सेकंड पे उसे एक रीजनरेशन बफ मिलेगा जो कि उसकी 0.25% हेल्थ जो है हर सेकंड हील करेगा।
अगर उसके पास एक रीजनरेशन का स्टैक है तो 0.25% हेल्थ हील करेगा पर सेकेंड, जो कि देखने में उतनी नहीं लग रही है बट काफ़ी हेल्थ होती है अगर आप बड़ी फाइट्स में लड़ रहे हो तो 0.25% हेल्थ उसको मिलती रहेगी हर सेकेंड अगर उसके पास एक रीजनरेशन है, एक स्टैक है। अगर 2 स्टैक हो जाएंगे, क्योंकि 2 सेकंड में उसको फिर एक अगला मिल जाएगा रीजनरेशन का स्टैक, तो 2 स्टैक हो जाएंगे तो 0.5% हेल्थ हील करेगा। इसी तरह उसकी जो हील करने की परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए इसमें भी आपको ये हटाने के लिए आपको उसे मारते रहना होगा ताकि उसका टाइमर रीसेट होता रहे, और साथ ही साथ उसका जो ये रीजनरेशन का स्टैक है वो आप रिमूव कर सकें। अगला जो है उसी कैटेगरी में वो है आर्मर, अग्रेशन आर्मर। इसमें क्या होता है, हर 2 सेकंड में ओपोनेंट को एक आर्मर अप बफ मिलता है जो कि उसके आर्मर को 50% से बढ़ा देता है। आर्मर अप बफ क्या करता है, आर्मर अप बफ जो है वो उसकी आर्मर रेटिंग को बढ़ा देता है, यानी कि उसका जो डैमेज अब आप दे रहे होंगे उसे वो घट जाएगा। जैसे पहले आर्मर अप बफ नहीं था उसके पास, तो मान लीजिए आप 100 का डैमेज दे पा रहे थे, तो अभी आर्मर अप बफ मिलने के बाद अब 95 का ही डैमेज दे पाएंगे या 80 का ही डैमेज दे पाएंगे, ऐसा होगा। तो इसमें आपका उसका आर्मर रेटिंग बढ़ जाएगा। और इसमें भी वही चीज़ है, आपको उसे मारते रहना होगा उसके टाइमर को रीसेट करने के लिए और साथ ही साथ उसके आर्मर अप को रिमूव करने के लिए। इसी में अगला जो अग्रेशन में ही है वो है फ्यूरी। इसमें हर 2 सेकंड के टाइमर पे उसे फ्यूरी मिलता रहेगा, पैसिव फ्यूरी। पैसिव फ्यूरी, इसमें ये सब चीज़ें पैसिव हैं, ये सब चीज़ें पैसिव हैं, यानी नलीफाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ऐसा चैम्पियन नहीं है जो पैसिव इफेक्ट्स को नलीफाई कर सके, तो ये सब चीज़ें पैसिव हैं, ये नलीफाई नहीं कर सकते। इनको हटाने का एक ही तरीका है कि आप उसे मारते रहिए, टाइमर रीसेट करते रहिए, और जितनी बार उसे मारेंगे उसका एक स्टैक कम होता रहेगा। तो वैसे इतना दिक्कत नहीं करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आप नॉर्मली मारते तो हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होती नहीं। तो इसमें क्या होता है, फ्यूरी मिलती रहेगी उसे। फ्यूरी क्या होती है, फ्यूरी दरअसल आपकी अटैक रेटिंग को बढ़ा देती है। तो बिना फ्यूरी के अगर आप 100 का डैमेज दे रहे थे, तो फ्यूरी के साथ आप 150 का डैमेज देने लगेंगे। जितनी ज़्यादा फ्यूरी उतना ज़्यादा आपका अटैक बढ़ता जाएगा। तो ये था फ्यूरी। इसके बाद आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन में क्या होता है कि हर 2 सेकंड के टाइमर में आपको एक प्रिसीजन पैसिव मिलता है जो कि आपकी क्रिटिकल हिट चांस को 25% बढ़ा देता है। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन एक बफ होता है जो कि आपकी क्रिटिकल हिट की जो चांसेस है उनको बढ़ाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप 5 का कॉम्बो मारते हो और उसमें एक भी क्रिटिकल हिट नहीं होती है, तो अगर आपके पास प्रिसीजन बफ है तो क्रिटिकल हिट मारने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसमें भी आपको जो है ओपोनेंट को स्ट्रक मतलब मारना होगा ताकि उसका टाइमर जो है वो रीसेट होता रहे और साथ ही साथ उसका जो प्रिसीजन बफ है वो रिमूव होता रहे या स्टैक होता रहे। इसी में अगला जो आता है वो है प्राविस। प्राविस बेसिकली ये म्यूटेंट क्लास के पास ही होता है। आपको प्राविस म्यूटेंट क्लास के पास ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो नोड है यहाँ पे म्यूटेंट क्लास हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप कोई भी डिफेंडर प्लेस करेंगे उसे प्राविस मिलेगा। हर 2 सेकंड पे उसे एक प्राविस मिलेगा, प्राविस बफ। प्राविस बफ में क्या होता है कि वो प्राविस बफ आपके जो स्पेशल अटैक का डैमेज है वो बढ़ा देता है, यानी कि अब आप स्पेशल्स में ज़्यादा डैमेज देंगे। तो हर 2 सेकंड पे आपका डैमेज जो है प्राविस बफ आपको मिलेगा जो कि आपके स्पेशल अटैक के डैमेज को बढ़ाता जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ है, आप डिफेंडर को मारिए, उसका स्टैक रिमूव करिए, टाइमर को रीसेट करिए और आपका काम चल जाएगा। अगला जो नोड आता है वो है अग्रेसिव। इसमें क्या होता है, जो डिफेंडर है वो आपका काफ़ी अग्रेसिवली खेलता है या फिर ऑफेंसिव एबिलिटीज़ में एक्सेल करता है, यानी कि वो बहुत ही जल्दी मतलब काफ़ी अटैकिंग खेलेगा, आपके ऊपर मतलब डैश करेगा, हैवी अटैक चार्ज करेगा, मतलब काफ़ी अटैकिंग खेलेगा। तो इसमें आपको स्पेशल की ज़्यादा चिंता नहीं करनी होती है क्योंकि बेट कराना बहुत आसान होता है क्योंकि वो काफ़ी अटैकिंग खेल रहा होता है। लेकिन साथ ही साथ अगर कुछ लोग होते हैं जो अगर सामने वाला ओपोनेंट हैवी चार्ज कर रहा है तो उसको हिट करके वो उसका हैवी चार्ज ब्रेक करते हैं। लेकिन अगर आप इस नोट पे खेल रहे हैं तो बेटर होता है कि आप उसको डेक्सटेरिटी कर लें क्योंकि वो हैवी चार्ज में आपको वक्त नहीं देता है हिट करने का। वो हैवी चार्ज करेगा और तुरंत मार देगा आपको। तो बेटर होता है कि अगर आप डेक्सटेरिटी करके उसके हैवी अटैक से बच जाएं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना पड़ता है, थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ता है, देख के खेलना पड़ता है। तो
इस नोड पे बस इतनी दिक्कत होती है। अगला जो नोड है वो है ऑल और नथिंग। इसमें क्या होता है, जो डिफेंडर होता है उसके SP1 या SP2 एक्टिवेट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और SP3 एक्टिवेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस नोड में क्या होता है कि अगर आप ऐसी जगह खेल लो जहाँ पे SP3 ऑब्वियस सी बात है वो एक्टिव है, वो एक्टिवेटेड है और SP3 वो मार सकता है डिफेंडर। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप खेल रहे हैं और SP1 पे आपने पुश कर दिया अपने ओपोनेंट को, तो बेटर होगा कि SP1 जैसे ही उसको SP1 हो जाती है आप उसको जो है बेट कराना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें अगर आप बेट कराना SP1 से शुरू नहीं करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि SP2 पे आप शुरू करते हैं बेट कराना और वो नहीं मारता है, क्योंकि उसके चांसेस जो हैं SP1 या 2 रिलीज़ करने के बहुत कम है और वो नहीं मारता है, नहीं बेट करता है और SP3 हो जाती है और फिर आपको लड़ाई हारनी पड़ जाती है, आप वो फाइट हार जाते हो। इसलिए बेटर होता है कि आप SP1 से ही उसे बेट कराना शुरू कर दें, क्योंकि फिर धीरे धीरे आप SP1 से बेट कराएंगे, फिर आप बिल्कुल वॉल के पास कॉर्नर हो जाएंगे, फिर आप थोड़ा बहुत उसको हिट करके थोड़ा बाहर आप उसको कॉर्नर से हटाएंगे, फिर आप बेट कराएंगे। तो ये करते हुए प्रोसेस में फिर पूरा SP2 तक भी अगर वो बेट कर देता है तो बहुत सही रहता है। तो बेटर होगा आप SP1 से बेट कराना शुरू कर दें ताकि SP3 तक तो एटलीस्ट वो ना पहुंच पाए और SP2 तक वो बेट कर दे। अगला जो नोड है वो है एनामनेसिस। ये बेसिकली एनामनेसिस जो नोड है ये बेसिकली एक चीज़ होती है, एक बफ़ कह सकते हैं आप, जो कि होता है जेनेटिक मेमोरी नाम का। ये बेसिकली आपको वेनम के पास देखने को मिल जाएगा, कार्नेज के पास देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मेमोरी में ये होता है कि वेनम और कार्नेज के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने ओपोनेंट के बफ्स को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं, या उनके ओपोनेंट के पास जो बफ्स हैं वो अपने ऊपर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये जो जेनेटिक मेमोरी बफ होता है, इसमें क्या होता है कि इनकी जो जेनेटिक मेमोरी में वो बफ जो है स्टोर हो जाता है और वो फाइट, अगर वो बफ एक्सपायर भी हो जाता है तो वो फाइट में आगे चल के कभी भी उसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जेनेटिक मेमोरी में वो स्टोर्ड है। तो वेनम और कार्नेज के नॉर्मली मेरे ख्याल से जेनेटिक मेमोरी में 5 बफ्स ही होते हैं, शायद 5 बफ्स तक वो याद रख पाते हैं। तो 5 बफ्स तक वो वापस रीएक्टिवेट या रीट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन ये जो नोड है एनामनेसिस, इसमें क्या होता है कि आप 20 बफ्स तक जो है वापस से रीएक्टिवेट या रीट्रिगर कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर किसी आपके ओपोनेंट के ऊपर 20 बफ्स एक्टिव हैं, रीजनरेशन, क्रूअल्टी, प्रिसीजन, फ्यूरी, आर्मर अप और भी ऐसे बफ्स, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो बेटर होता है कि आप इस फाइट को जितनी जल्दी ख़त्म करें उतना अच्छा रहता है। अगला जो नोड है वो है एंशिएंट नॉलेज। इसमें क्या होता है कि मिस्टिक क्लास को छोड़ के बाकी सारे क्लासेस के जो चैम्पियन हैं उनकी जो अटैक रेटिंग है वो कुछ परसेंट से घट जाती है या कुछ परसेंट डिक्रीज़ हो जाती है। तो मिस्टिक क्लास को छोड़ के आपके बाकी जो क्लास के चैम्पियंस हैं वो उतना डैमेज नहीं देंगे। तो ये जो नोड है एंशिएंट नॉलेज, इसमें बाकी सारे चैम्पियन क्लासेस के जो अटैक रेटिंग है वो कुछ परसेंट से घट जाएगी मिस्टिक को छोड़कर। मिस्टिक क्लास के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बाकी जो क्लासेस के चैम्पियंस हैं उनकी अटैक रेटिंग घट जाएगी। तो अगर आपकी टीम में कोई मिस्टिक क्लास का चैम्पियन है तो ऐसे नोड पर उसे यूज़ करना बेटर होता है। अगला नोड है वो है एपेक्स मैन्युफैक्चर। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली सेंटिनल से रिलेटेड है। इसमें ये सेंटिनल जो है वो एनालिसिस चार्ज जो गेन करने की उसकी स्पीड है या रेट है वो दुगना हो जाता है, यानी कि वो एनालिसिस चार्जेस जो हैं वो जल्दी गेन करता है। एनालिसिस चार्ज सेंटिनल मेरे पास है नहीं हाई वेरिएंट में, तो सेंटिनल मैं यूज़ भी नहीं करता, उतना मुझे पता नहीं है सेंटिनल का। लेकिन सेंटिनल के पास ये एबिलिटी होती है एनालिसिस चार्ज। तो सेंटिनल जब किसी भी पर्टिकुलर क्लास से फाइट लड़ता है तो उसमें शायद ये होता है कि उसको एनालिसिस चार्ज मिलते रहते हैं पूरी फाइट के दौरान, और जब उसकी एनालिसिस चार्ज 100 हो जाते हैं तो उसका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। एनालिसिस कंप्लीट होने पे शायद वो कुछ उस पर्टिकुलर क्लास के या जो ओपोनेंट है आपका उसके इफेक्ट्स को शायद कम कर देता है या फिर
कुछ अपनी अटैक रेटिंग बढ़ा लेता है या ऐसा कुछ होता है, मुझे सही से पता नहीं, आप पढ़ सकते हैं जाके उसके इन्फो में। तो इसमें क्या होता है कि एनालिसिस चार्ज जो है वो आपके दुगने रेट से बढ़ेंगे और उसके जो अटैक है, जो उसकी अटैक रेटिंग है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि पर चार्ज 1% बढ़ जाएगी। यानी उसने अगर एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है, 100 चार्जेस हैं उसके पास, तो उसकी जो अटैक है वो 100% से बढ़ जाएगा। अगला जो आता है वो है आर्क कन्वर्टर। आर्क कन्वर्टर में क्या होता है कि जब आप स्पेशल अटैक से डैमेज देते हैं अपने ओपोनेंट को और उस टाइम पे अगर स्टार्क टेक एआई जो है वो एक्टिव है, तो एनिमी को तुरंत 1 बार ऑफ पावर मिल जाता है। मतलब कि वो तुरंत अपना 1 बार पावर का भर लेगा। अगर SP1 उसकी ऑलरेडी हो रखी तो SP2 हो जाएगी। तो बेटर होता है आप अपने स्पेशल अटैक्स तब लॉन्च करें जब उसके पास बिल्कुल पावर ना हो, 0 पावर हो, ताकि अगर SP1 पे वो पुश भी हो जाता है तो आप बेट करा सकें। तो ये आर्क कन्वर्टर पे होता है ऐसा, इस नोड पे।